वेलकम टू यू उदय, वेलकम टू युवा नीव। हमारी सीरीज युवा नीव द ब्रिजिंग डिस्टेंस में हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये टॉपिक आपका क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड में ये टॉपिक से लास्ट 5 ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो काउंसिल के लिए हो चाहे वो सीबीएसई के लिए हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, बेसिकली हम उसमें उसका बेसिक एजम्पशंस बात करेंगे, वीबीटी के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, किस लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जरूरत पड़ा, हम उस सब चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जरूरत हमको पड़ा क्यों। तो अगर हम जीरो से शुरू करें तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक थ्योरी होती है आपकी वीबीटी। वीबीटी को हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना वीक फील्ड लिगेंड के तरीके के प्रॉपर तरीके से बताया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कलर प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे वीबीटी के जो काउंटर होते हैं हमारे किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो बेसिकली अगर हम बेसिक से समझें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। एच ब्लैंक और बेथे ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया था। इन्होंने बताया था कि जितने भी ड्रॉबैक्स होंगे वीबीटी के वो हम काउंटर करेंगे सीएफटी पे। तो एक्चुअल में अगर हम एक लाइन में समझें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में हमें एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन देता है बॉन्डिंग का और प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम मेटल की बॉन्डिंग और उसका एक्यूरेट क्या पता कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजम्पशंस ऑफ सीएफटी। तो सीएफटी के हम पहले एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे और एजम्पशन समझने के बाद ही हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे कि सीएफटी एक्चुअल में होता क्या है। तो सीएफटी समझने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर हम बात करें मेटल के बारे में, तो जो हमारा मेटल होता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। जो लिगेंड होगा, लिगेंड के पास होता है नेगेटिव चार्ज इफ वो एनायनिक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सीएफटी का पहला एजम्पशन यही है कि जो हमारा मेटल होगा और जो हमारा क्या होगा, लिगेंड होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा होगा? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड पॉइंट आता है कि अभी ये कैसा लिगेंड था, अभी ये हमारा एनायनिक लिगेंड था। अगर हम इसी की जगह में न्यूट्रल लिगेंड ले लें, न्यूट्रल लिगेंड हम क्या ले रहे हैं, H2O। तो H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो H होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और O के पास क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ मेटल के पास क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो फिर भी मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट कंक्लूड किए, चाहे लिगेंड एनायनिक हो चाहे लिगेंड न्यूट्रल हो, दोनों के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनने वाला है। अब हम यहां से अगला पॉइंट कह सकते हैं कि जो लिगेंड होगा उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। जो एनायनिक लिगेंड होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, पॉइंट चार्ज। और जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है उसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। 2 पोल दिख रहे हैं, सिंपल। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या हो गया, 2 पोल, और 2 पोल का मतलब क्या होगा आपका, डाइपोल। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो बेसिक बिल्कुल अगर हम बोले पहला एजम्पशन था कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड बनेगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा,
बिकॉज मैटर कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड कैरी द नेगेटिव चार्ज। इफ न्यूट्रल लिगेंड होता है तो कैसा बनेगा हमारा लिगेंड को हम एज अ डाइपोल ट्रीट करेंगे। अब कॉन्सेप्ट आता है कि सीएफटी में जो मेटल होती हैं उनके पास हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स है? 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। उन 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी क्या होगी? ब्रेक होगी। किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगी? लिगेंड के प्रेजेंस में डिजेनरेसी ब्रेक होगी। उसी को एक्सप्लेन करेंगे हम सीएफटी में। तो थोड़ा सा हम 2-3 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारा यही पॉइंट है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल डिजेनरेसी इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। सीएफटी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड। सीएफटी के अंदर जो डी ऑर्बिटल होगा उसकी डिजेनरेसी ब्रेक होगी। किसके प्रेजेंस में? लिगेंड्स के प्रेजेंस में डिजेनरेसी ब्रेक होगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी मेटल है, उस मेटल के पास 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होती है, 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगी। वो 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या हो सकता है? dz स्क्वायर। इन 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो बार बार एक वर्ड आ रहा है डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब है यहां कि पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी अभी क्या है? सेम है जब मेटल ने लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। तो इन तीनों में जो हमारा dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल्स होती है, इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। तो आगे की कहानी समझने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 5 ऑर्बिटल्स हैं, 2 डिजेनरेटेड के फॉर्म में है और मेटल ने अभी बॉन्ड नहीं बनाया है। अब जब मेटल लिगेंड के पास, जब मतलब लिगेंड्स अप्रोच करेगा मेटल के पास, तो इनकी डिजेनरेसी क्या होगी? ब्रेक होगी। तो ये समझने के पहले हम ये पांचों का स्ट्रक्चर समझते हैं कि मैंने अगर इसको बोला नॉन एक्सियल तो इसका मतलब क्या है और एक्सियल का मतलब क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अभी स्ट्रक्चर समझने के लिए है कौन से ऑर्बिटल्स का? पहले स्ट्रक्चर हम समझेंगे आपका नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का, फिर समझेंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स का। तो सबसे पहले हमारे पास है dxy। dxy का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये होती हैं बिटवीन द एक्सिस। क्या होती हैं? बिटवीन द एक्सिस dxy। नेक्स्ट आ रहा है आपका dyz। ये भी कैसी ऑर्बिटल्स होती है? आपका बिटवीन द एक्सिस yz। नेक्स्ट क्या है आपका? dxz। ये भी जो ऑर्बिटल है आपकी वो कैसी है? बिटवीन द एक्सिस। इन तीनों को हम बोल रहे हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है हमारा कौन कौन सा बचा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? एक्सियल ऑर्बिटल्स। और एक बचता है आपका dx स्क्वायर। तो dx स्क्वायर सॉरी dz स्क्वायर, dz स्क्वायर में आपका एक ही एक्सिस होता है और इनको हम बोलेंगे दोनों को एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? एक्सियल ऑर्बिटल। और एक्सियल ऑर्बिटल मतलब है ये बिटवीन द एक्सिस है और ये क्या है? अलोंग द एक्सिस है। तो इतना हम समझ गए कि D के पास 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। 3 हो गई आपका बिटवीन द एक्सिस, 3 हो गई आपका अलोंग द एक्सिस। अब यहां से आगे की कहानी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लेते हैं। पोस्टुलेट डिस्कस करने के बाद हम इसका डिजेनरेसी कैसे ब्रेक होता है वो समझने में हेल्प करेंगे।
तो आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं CFT के। तो सबसे पहले पहला पोस्टुलेट्स हमारा क्या कह रहा है, जो मैंने आपको समझाया, पहला पोस्टुलेट यही कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज कंसीडर एज द प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और ये निगेटिव वाले को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और अगर न्यूट्रल होता तो हम उसको क्या बोलते, डाइपोल बोलते। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द सेंट्रल कैटायन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड। सेंट्रल कैटायन का मतलब क्या है, सेंट्रल कैटायन का मतलब है मेटल। तो मेटल के पास क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। वो किससे सराउंड होगा, लिगेंड से, और वो क्या कैरी करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द आयनिक लिगेंड इज रिगार्डेड एज द पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज एक्ट एज डाइपोल। क्या बोलेंगे हम उसको, डाइपोल। तो दोनों को अगर हम बोले तो जो न्यूट्रल होगा उसको डाइपोल बोलेंगे, और जो नेगेटिव होगा उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। अगला आता है द CFT considered that the metal ion is situated in an electric field caused by the surrounded ligand। सपोज यहां पर मेटल है और मेटल से जो लिगेंड सराउंडेड है, उस लिगेंड के सराउंडेड में लिगेंड जो कैरी करेगा वो क्या कैरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करेगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द चार्ज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो अगर हम ट्रांजिशन मेटल की चार्ज की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल का जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, हमने अभी फिगर बनाया था, तो इस फिगर में हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो dxy ऑर्बिटल है, dyz ऑर्बिटल है और dzx ऑर्बिटल है, वो कैसी ऑर्बिटल है आपकी, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, और ये कैसी ऑर्बिटल है आपकी, एक्सियल ऑर्बिटल। तो हमने यही देखा, एन आइसोलेटेड मेटल एटम हैव ऑल द ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी एंड dxy, dyz, dxz आर डीजेनरेटेड। क्या हो गई आपकी, डीजेनरेटेड। तो इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। अब आगे हमको यह समझना है कि ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। ये ब्रेक होंगी और उसी ब्रेकिंग की स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है। उसमें लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ओ, डेल्टा टी या फिर 10dq से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई तो हमको पता था कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता था तो ज्योमेट्री कैसी होती थी, ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता था और हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 होता था तो ज्योमेट्री dsp2 में आता था स्क्वायर प्लानर और sp3 में आता था आपका टेट्राहेड्रल। तो जो मेटल का डीजेनरेसी खत्म होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मेटल की ज्योमेट्री के ऊपर। तो चाहे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 और sp3 को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दोनों का जो CFAC होगा वो हमको डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। तो जितनी मेटल की डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे स्प्लिट होंगी वो हम समझने वाले हैं अभी नेक्स्ट। बस हमको अभी कॉन्सेप्ट क्या रखना है, यहाँ हमको सिर्फ स्प्लिटिंग चेक करने के पहले ये याद रखना है कि dxy, dyz और dxz जो होंगी इसको हम बोलेंगे नॉन एक्सियल, और T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T2G। और जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होगा उसको बोलेंगे एक्सियल, और इनको बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं, EG। इतना आपको अभी समझ के चलना है बस। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एक्स्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के पहले हम ये फिगर जाएंगे तो हमारे पास पहले हमको ये समझना है कि स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में कैसे हो रही है। तो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, और ये क्या हो गया आपका लिगेंड। अब आप देखिए हमारे पास D की 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। ये 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं जब आइसोलेटेड मेटल फॉर्म में है। ये अभी बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये जो है आपका बॉन्ड नहीं बना रहा है, और ये
ऑल आर डिजेनरेटेड, सारी की सारी क्या है, डिजेनरेटेड फॉर्म में। अब आप देखिए, जैसे ही मेटल ने लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया, ये जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं, ये मेटल और लिगेंड के बीच में जैसे ही बॉन्ड बना तो हमको ये पता चल रहा है कि जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप खुद सोचिए, सपोज ये दिख रहा है आपका डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी जेड स्क्वायर। अब अगर हम इसमें फोर्स लगाए, इनको कोई 3 खींचे, इनको कोई अगर तेजी से खींचे, तो ये ऑर्बिटल्स भी ब्रेक होंगी और ये भी क्या होंगी, ब्रेक होंगी। तो हमने क्या देखा, लिगेंड जैसे ही मेटल के पास अप्रोच कर रहा था तो मेटल और लिगेंड के बीच में चालू हो गया आपका रिपल्सन। क्या चालू हो गया, रिपल्सन। तो ये जो आपकी ऑर्बिटल्स थी वो लिगेंड से क्या फील करने लगी, रिपल्सन फील करने लगी। और रिपल्सन फील करने में हमने देखा कि ये 2 सेट्स में ब्रेक हो गया। और ऑक्टाहेड्रल के केस में जो T2G था उसका एनर्जी क्या था, कम था। T2G ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या था, कम था। dxy dyz और dxz। और जो EG ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। दोनों के बीच ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो Eg होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है आपका +0.6 और जो T2G होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है -0.4। ये जो टोटल स्प्लिटिंग है इसको बोलते हैं 10dq। अब आपने क्या देखा कि 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जो थी, जैसे ही लिगेंड के साथ बॉन्ड बना उनकी डिजेनरेसी खत्म हो गई। और जो T2G ऑर्बिटल था और EG ऑर्बिटल में EG का एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया और T2G का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों T2G का एनर्जी कम क्यों है और EG का एनर्जी ज्यादा क्यों है, वो हम अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो हमारा जो EG ऑर्बिटल्स थी उन EG ऑर्बिटल्स में जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो शेप था वो क्या था, अलोंग द एक्सिस। ये क्या है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे है आपका अलोंग द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस में जब हम ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड का पोजीशन देखें तो वो कैसा है, 90 डिग्री है। और एक लोब में ले रहा हूं dxy वाला, तो ये कैसी ऑर्बिटल हो गई, dxy हो गई। और लिगेंड अप्रोच कर रहा है। आप खुद देख के बता सकते हैं जब लिगेंड इन दोनों में ओवरलैपिंग करेगा तो जो EG वाली है उसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल अगर हम इसमें दोनों के बीच में ओवरलैपिंग देखते हैं तो जो हमारी एक्सियल ऑर्बिटल थी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उन दोनों के बीच का ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप सोचिए, अगर मैं बात करूं ये एरिया है और ये एरिया है, इन दोनों के बीच का ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या है, ज्यादा है। ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा मतलब क्या ज्यादा होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन ज्यादा होने से एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम सिंपल बोलते हैं लिगेंड का जो अप्रोच होता है वो किसके पास ज्यादा होता है, EG ऑर्बिटल्स के पास। इसलिए उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिपल्सन ज्यादा होने से उनकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो हमारी T2 ऑर्बिटल्स हैं, नो प्रॉपर ओवरलैपिंग, उनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसलिए उनका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो सिर्फ हमको अभी क्या याद रखना है कि इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, सिंपल अगर हम लैंग्वेज में समझें तो हमारे पास एक दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो मेटल लिगेंड से घिरा हुआ है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया मेटल के पास, उनका डिजेनरेसी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ध्यान से हम इस फिगर को समझ सकते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो हमने वही देखा, ये 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में अगर हम बोल रहे हैं इनका जो एनर्जी है अभी क्या है, सेम है। यहां जब वो लिगेंड के प्रेजेंस में आई तो वो एनर्जी में क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है।
कम हमारा एनर्जी किसका है, T2G का, और Eg का एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ हम कह सकते हैं कि Eg हैव more energy than T2G because ligands closer to the Eg orbitals and Eg feel the more repulsion, और अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस पूरी स्प्लिटिंग को हम डेल्टा O से बताते हैं, जो बताता है आपके ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को। किसको बताता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को। इसका मैग्नीट्यूड होता है आपका -0.4 और इसका होता है +0.6। तो ये कहानी थी आपके ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग कैसे होगी। ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी मेटल के पास 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ये क्या है मेटल की, डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये जो 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, फिर से अगर वो लिगेंड के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो लिगेंड फिर से मेटल के साथ क्या करने लगेगा, मेटल और लिगेंड में फिर से लिगेंड मेटल के साथ क्या होगा, रिपल्सन शो करेगा। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि अगर लिगेंड मेटल के साथ रिपल्सन शो करता है तो टेट्राहेड्रल के केस में T2G का एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और Eg का एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। T2G का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, और Eg का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। मतलब हम सिंपल कह सकते थे, जो हमारी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और Eg की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाई सर, आपने अभी तो बोला कि ऑक्टाहेड्रल में Eg का ज्यादा होगा और T2G का क्या होगा, कम होगा, और टेट्राहेड्रल में कैसे T2G का ज्यादा हो गया और Eg का कम हो गया। उसी को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि फिर से ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होगा। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट का मतलब क्या है, अब हमारे पास एक ऑर्बिटल है dxy। dxy कैसी ऑर्बिटल है, बिटवीन द एक्सिस, और अगली ऑर्बिटल है dx² माइनस y², जो है अलोंग द एक्सिस। अब लिगेंड जो होता है ऑक्टा टेट्राहेड्रल के केस में, उसका एंगल है 109 डिग्री। कितना है, 109। अब आप देखिए, दोनों में लिगेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। यहां भी लिगेंड अप्रोच कर रहा है और यहां भी लिगेंड अप्रोच कर रहा है। ये क्या है, T2G है, और ये कैसा है, Eg। जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया तो आप देख के ही बोल सकते हैं कि सर ऊपर वाला जो dxy है, उस dxy का ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। तो ये कितने बढ़िया से ओवरलैपिंग कर रही, इसमें जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट होगा वो ज्यादा बेटर किसमें होगा, T2G में। और हम यही तो कह रहे हैं, अगर आप देखिए ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा मतलब रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, और अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो T2G ऑर्बिटल्स क्या एनर्जी गेन करेंगी, हायर एनर्जी गेन करेंगी, और Eg ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कम एनर्जी गेन करेंगे। तो हम थोड़ा सा फिगर एक बार देख लेते हैं। तो ये हम फिगर देखते हैं, ये फिगर हमको बता रहा है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ये जो D के ऑर्बिटल्स हैं, इनका अभी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। जैसे ही लिगेंड के पास जाएंगे तो Eg ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और T2G ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस पूरे को मैग्नीट्यूड को हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बताता है आपके टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को। किसको बताता है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को। तो हमको सिर्फ टेट्राहेड्रल में क्या याद करना है कि T2G का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, और Eg का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा T2G का वो होगा +0.4 और Eg का होगा -0.6। तो हम सारे पॉइंट्स को अगर कंक्लूड करें तो हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं, दोनों केसेस में, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, तो हम कंक्लूड करके सिर्फ 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि मेटल ने अपनी डिजेनरेसी खत्म की, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में Eg का एनर्जी ज़्यादा है और T2G का एनर्जी क्या है, कम, क्योंकि लिगेंड का जो रिपल्सन है
वो आपका एक्सियल ऑर्बिटल्स में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और टेट्राहेड्रल के केस में हमारा जो रिपल्सन है वो T2G में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू EG, क्योंकि लिगेंड का जो रिपल्सन है वो कौन ज़्यादा फील कर रहा है, T2G ऑर्बिटल्स फील कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स जितना हमने पढ़ा उसमें कंक्लूड करें तो CFT को हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, CFT का मतलब है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा, और प्योरली कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। जब मेटल लिगेंड की फील्ड में जाएगा तो उसकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो डिपेंड करेगा उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो ऑक्टाहेड्रल में हमारी जो EG ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी ज़्यादा है, और टेट्राहेड्रल में T2G का एनर्जी क्या है, आपका ज़्यादा है। तो यहाँ से हम CFT को कंक्लूड करते हैं। अब हमारे पास CBSE और CHSE दोनों में दो टाइप के, ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट था, तो थ्योरी वाले पार्ट में दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम अगर कंक्लूड करें तो हमने अब भी सीखा, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स का अगर स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करना है तो आप सबसे पहले बताएंगे कि ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारा जो मेटल है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो मेटल है कितने लिगेंड से सराउंडेड है, 6 लिगेंड से सराउंडेड है। अगला आप क्या लिखेंगे कि ये जो मेटल है इनका नॉर्मल ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो फिगर मैंने समझाया था। जब एनर्जी फील करेंगे तो आपको डिफरेंट बनाना है फिगर। जैसे ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स थी और ये कैसी ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं जब मेटल लिगेंड के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इनका डिजेनरेसी ब्रेक हुआ तो ऑक्टाहेड्रल के केस में EG का एनर्जी ज्यादा हो गया और T2G का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो आंसर लिखने के पहले आपको क्या करना होगा, आपको समझाना है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज, लिगेंड एज अ पॉइंट चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा। और यहां आपको ये जरूर कंक्लूड करना है कि EG का एनर्जी क्या है, T2G से ज्यादा है, बिकॉज EG क्या कर रही है, ज्यादा रिपल्सन फील कर रही है। तो आंसर लिखने के लिए आपको कौन से फिगर का हेल्प लेना है, आपको हेल्प लेना है ऊपर वाला फिगर जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को बताता है। ये फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट फिगर बनाने के बाद आपको ये कंक्लूड करेंगे कि जो EG ऑर्बिटल्स होती हैं वो EG ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं, dx² - y² और कौन सी होती हैं, dz², और जो T2G ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होंगी, dxy, dyz और क्या होंगी, dxz। इतना आपको आंसर में लिख के और लास्ट में कंक्लूड कर देना है कि EG मोर रिपल्सन, और मोर रिपल्सन होने से उसका एनर्जी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मान के चलो हमारे पास है L L L और ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या बोल सकते हैं, इनके बीच का जो एंगल कितना है, 109 डिग्री। एक्यूरेट देखो 109 डिग्री। अब जो रिपल्सन होगा मेटल और लिगेंड के बीच में, तो आपको याद रखना है कि T2G का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, और EG का रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो T2G की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और EG की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और आंसर लिखने के पहले आपको कौन से फिगर का हेल्प लेना है, ऐसा फिगर आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ हमको क्लियर दिख रहा है कि जो आपका EG है उसकी एनर्जी कम है और T2G की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो CFT एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें तो CFT के पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है। अराउंड 5 से 6 पोस्टुलेट्स आप डिस्कस कर सकते हैं कि लिगेंड मेटल के बीच का बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पॉइंट चार्ज है। इतना लिखने के बाद न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद आप बताएंगे मेटल की 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, लिगेंड का रिपल्सन बताएंगे, और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। CFT का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFT को अफेक्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आएगा कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या कनेक्शन होगा, कैसे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हम कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पेयरिंग एनर्जी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेनली
जो PYQs हैं CBSE CHSE नीट जेईई के उसको कंक्लूड करेंगे और ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इसी बेसिक से हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम ये वीडियो यहीं रोकेंगे। तो फॉलो करिए हमारे चैनल यूरे स्टूडियो को। अगर आपको 11th 12th का कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल से समझना है, चाहे वो CBSE का हो, चाहे CHSE का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई का हो, तो फॉलो करिए हमारे चैनल यूरे स्टूडियो को। थैंक यू।